किसी भी पत्नी के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखना कोई आसान काम नहीं होता। प्लीज ऋषभ, तुम इस तरह से कम मेरे सामने तो माया के करीब मत जाओ। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जानवी मन ही मन ऋषभ से कह रही थी और ऐसा कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि माया को अपनी बाहों में लिया हुआ था, ये देखकर जानवी का चेहरा उतर गया था। इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद जानवी अपने आप में काफी हर्ट फील कर रही थी। क्या मुझे दोबारा से ऋषभ की जिंदगी में आना चाहिए था? क्योंकि उसकी जिंदगी तो अब आने वाले समय में माया के साथ शुरू होने वाली है। जिस तरह से ऋषभ माया के साथ खुश दिख रहा है, उस तरह से तो वो मेरे साथ कभी रहा ही नहीं। अब मैं करूं तो करूं क्या? जानवी को खुद को लेकर बेहद गिल्ट महसूस हो रहा था। ऋषभ से अलग होने के बाद जानवी की जिंदगी मुश्किलों से घिरती जा रही थी। माया ने भी ये सारा सिचुएशन देखा और वो भी अच्छे से समझ पा रही थी कि ये सब देखकर जानवी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा होगा। उसने ऋषभ को कहकर जानवी के पास जाने के लिए कहा, ऋषभ, मुझे जानवी के पास ले चलो ना प्लीज। माया की बात सुनकर ऋषभ ने जानवी की ओर देखते हुए उसे माया के पास आने का इशारा किया, लेकिन जानवी तो जैसे ऋषभ की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो वहां से बिना कोई ज्यादा बात किए अपनी आंखों में आंसू लिए वापस दादी के घर लौट आई। ऋषभ और माया जानवी की इस हरकत को बस देखते ही रह गए। वहीं दादी के घर पर जब ऋषभ भी वहां पहुंचा, तब दादी जागते हुए उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने ऋषभ को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऋषभ, उस लड़की के पास जाते हुए? क्या तुम ये बात भूल गए कि कैसे तुम्हारे बुरे वक्त में वो तुम्हारा साथ छोड़कर गई थी? दादी ने ऋषभ का चेहरा पढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, सब जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। ये मत भूलो कि माया तुम्हें अपाहिज समझकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी। इस जानवी ने तुम्हारा साथ निभाया, तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा किया, और आज तुम फिर उस माया के पीछे भाग रहे हो। ऋषभ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो सिर झुकाए खड़ा था और जानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी ने फिर ऊंची आवाज करते हुए कहा, एक बात याद रखना ऋषभ, जानवी इस घर की बहू है और कोई उससे इसका हक नहीं छीन सकता, खुद तू भी नहीं। इतना कहकर दादी ने जानवी की तरफ देखा, मानो आंखों ही आंखों में वो कह रही हो कि अपना हक हाथ से जाने नहीं देना है। फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। ऋषभ और जानवी भी सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चले गए। जानवी का मन अच्छा नहीं था। वो अपने आंसुओं से भरे एहसास के साथ ही ऋषभ की तरफ पीठ पलट कर सो गई। क्या मैं जानवी से कुछ बात करूं या फिर उसे अभी के लिए सोने दूं, बिना उसे परेशान किए? अभी सोने देता हूं, कल सुबह उठकर आराम से ठंडे दिमाग से बात करूंगा, ऋषभ अपने मन में खुद से कह रहा था। बाहर बारिश का मौसम हो रहा था और अब तक हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो चुकी थी। जानवी बस ऋषभ के सामने सोने की एक्टिंग कर रही थी, मगर उसे अभी तक नींद नहीं आई थी। उन दोनों के ही मन बेचैनी भरी हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर कर नहीं पा रहे थे। तभी अचानक बाहर से बिजली के कड़कने की जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर जानवी अचानक से डर गई और वो बिना कुछ सोचे समझे ऋषभ के सीने से चिपक गई। जानवी को अपने पास आता हुआ देखकर ऋषभ भी खुद को रोक नहीं पाया। ऋषभ के मन में पूरी तरह से माया छाई हुई थी। उसे हर जगह माया ही दिखाई दे रही थी। वो पूरी तरह से माया के ख्यालों में डूबा हुआ था। जानवी का चेहरा हूबहू माया जैसा ही तो था, और यही वजह ऋषभ को जानवी के पास ले जाया करती थी। ऋषभ, प्लीज मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे दूर मत जाना तुम कभी। इतना कहकर जानवी ने ऋषभ को और कसकर गले लगा लिया।
ऋषभ ने भी जानवी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो गए। जानवी जब सुबह अपनी नींद से जागी तो उसने खुद को ऋषभ की बाहों में पाया। ये एक अजीब सा एहसास था उसके लिए। उसे लगा कि वो पिछले एक हफ्ते से कोई सपना देख रही थी और अभी जो कुछ भी उसके सामने था वो सब सच था। ऋषभ उसे एकटक देख रहा था। उन दोनों को उनके बीच में एक रोमांटिक पल महसूस हुआ, जैसे कभी भी उनके बीच कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं था। जानवी इतनी खुश थी कि पिछले एक हफ्ते से उसके साथ जो भी हो रहा था वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई थी। उसने बड़े ही प्यार से ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच ऋषभ, मुझे अपनी बाहों में इस तरह से पिछली रात संभालने के लिए। जानवी, जो भी कल रात हुआ प्लीज उसे तुम सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ। कल रात जो भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ था, ऋषभ ने जानवी से कहा। ये सुनकर जानवी की मानो जैसे सारी उम्मीदें ही टूट गईं। जानवी अभी तक खामखा खुश हो रही थी कि कल रात उसने ऋषभ के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि सुबह होते ही ऋषभ ने सब कुछ पहले जैसा जो कर दिया था। इसके आगे जानवी ने कुछ भी नहीं कहा और वो वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद, मैं जा रही हूँ ऋषभ, अपना ख्याल रखना और दादी का भी ख्याल रखना, उन्हें टाइम पर दवाई देते रहना, तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछते हुए जानवी ने कहा। जानवी मन से बहुत उदास थी, मगर वो ऋषभ को ये सब दिखाना नहीं चाहती थी। इतना कहकर वो अपने काम के लिए निकल गई, क्योंकि काम करना जरूरी था उसके लिए। ऋषभ ये देखकर हैरान था कि जानवी दादी को यूं इस हालत में छोड़कर अपने काम के लिए चली गई है। जानवी अपने ऑफिस के लिए जा ही रही थी कि तभी बीच रास्ते में दो लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। जानवी को तो एक पल के लिए कुछ भी समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग देखने से ही बदमाश किस्म के लग रहे थे। उनकी अचानक से की गई इस हरकत ने जानवी को ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया था कि जरूर ये लोग उस पर कुछ दिनों से नजर रख रहे थे। उन गुंडों में से एक आदमी लंबा था और दूसरा गंजा। जानवी सही तरह से उन दोनों का चेहरा नहीं देख पाई थी। इससे पहले कि जानवी चिल्ला सकती, उनमें से एक आदमी ने जानवी के मुंह में रुमाल रखकर दबा दिया। हे हेल्प! इससे पहले कि जानवी और जोर से चिल्लाती, उन दोनों आदमियों ने जानवी को झट से गाड़ी में धक्का दे दिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगे। उन दोनों गुंडों ने जानवी को जानबूझकर किडनैप किया हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जानवी का काम पेंटिंग से जुड़ा हुआ है और वो खराब हो चुकी पेंटिंग को भी ठीक कर सकती है। और इस वक्त भी उन्होंने जानवी को अपनी खास पेंटिंग को ठीक करने के लिए ही किडनैप किया था। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ो, और तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरे हाथ खोल दो, ये सब तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से तुम बीच रास्ते से किसी को उठा नहीं सकते। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो, छोड़ो मुझे। जानवी जोर जोर से चिल्लाती रही, मगर वो दोनों आदमी उसकी बात नहीं सुन रहे थे। कुछ देर बाद वो दो आदमी जानवी को एक कमरे में लेकर गए। गुंडों में से एक आदमी ने कहा, ओए लड़की, जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना चुपचाप करो। ये पेंटिंग एकदम चकाचक हो जानी चाहिए। पेंटिंग को देखते ही जानवी को ये शक होने लगा कि ये पेंटिंग जरूर कहीं किसी बड़े म्यूजियम से चुराई गई है, क्योंकि उसमें खास कलरिंग का इस्तेमाल किया गया था और उसमें यूरोप के किसी पुराने पेंटर के सिग्नेचर स्टाइल का इस्तेमाल था। लेकिन वो दोनों लोग झूठ बोल रहे थे कि ये पेंटिंग उनके मालिक की है और उन्होंने इसे ठीक करने के लिए उसे दिया हुआ है। अगर उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम उसकी कीमत इंडियन रुपीस में 10 करोड़ रुपए तो होनी ही चाहिए। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जैसा तुम लोग कह रहे हो। जानवी ने गुस्से में उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहा। तभी गुंडे में से एक लंबे कद का आदमी बोला, हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से? बहुत मुश्किल से तुम हमें मिली हो। चलो, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने घर पर चुपचाप कॉल करो और उनसे बोलो कि तुम किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हो, 2-3 दिन बाद लौटोगी। उन्हें तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग। इससे पहले कि जानवी कुछ कहती, गंजे आदमी ने अपनी जेब से झट से बंदूक निकाल ली और जानवी पर तान दी। और तो और बंदूक के इशारे पर उन्होंने जानवी के घर पर कॉल भी करवा दिया। जानवी बहुत घबराई हुई थी। जिस कमरे में जानवी को रखा गया था वो कमरा किसी जंगल के पास था।
और आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं देर रात के वक्त वो दोनों गुंडे आपस में बातें कर रहे थे। क्या ये लड़की ये काम कर पाएगी? क्योंकि मुझे शक है इस पर पहले वाले गुंडे ने दूसरे गुंडे को जवाब दिया, मैंने सुना है कि इस लड़की के दादा भी यही काम करते थे, और तो और उसका ज्यादा से ज्यादा काम ये लड़की ही निपटाया करती थी। ऊपर से जानवी की खूबसूरती को देखकर भी उनकी नीयत फिसल रही थी, और काम हो जाने के बाद उनका इरादा कुछ गलत करने का भी था जानवी के साथ। और ये सारी बातें जानवी दरवाजे पर कान लगाकर चोरी चुपके सुन रही थी, और उसे बेहद घबराहट भी होने लगी थी। कहां से इन गुंडों के बीच फंस गई? प्लीज ऋषभ, कहां हो तुम? मुझे बचा लो। जानवी इस वक्त बस ऋषभ की याद कर रही थी, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि वो तो अभी अपनी माया के साथ होगा। देर रात के वक्त जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो जानवी को अपने कमरे के ठीक बाहर कुछ हलचल होती हुई महसूस हुई, और जब उसने अपने सामने देखा तो दूर से एक लंबा हट्टा कट्टा नौजवान लड़का अपने नजदीक आते हुए दिखाई दिया। जब उसने गौर से उस लड़के को देखा तो वो एकदम से चौंक गई। आखिर कौन था ये लड़का जिसे देखकर जानवी चौंक गई थी? ऋषभ, क्या ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो? जानवी दूर से ही चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, और तभी थोड़ी और हलचल हुई, जिसकी वजह से उन दोनों गुंडों को भी पता चल गया था कि उनके अड्डे पर कोई और भी पहुंच चुका है। और फिर अगले ही पल गुंडों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी थी। पूरे कमरे में तोड़फोड़ होने लगी। वो दोनों गुंडे बार बार जानवी को देखे जा रहे थे और जानवी को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। मौका देखकर दोनों गुंडों ने जानवी को अपने कब्जे में ले लिया और दूसरे माले से जानवी को छलांग लगाने के लिए कहा, यहाँ से कूद जा लड़की, वरना आज तेरी जान तो जानी तय है। ऋषभ, मुझे बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती, तुम मुझे बचा लो ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, जानवी ने रोते हुए कहा। इस वक्त उससे बस थोड़ी ही दूर ऋषभ अपनी आंखों में हैरत और डर लिए जानवी को देख रहा था। जानवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ, यहाँ पर पुलिस भी है, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऋषभ ने जानवी को समझाते हुए कहा। तभी एक पुलिस वाला आगे बढ़ने लगा। ये देखकर गुंडे ने जानवी के माथे पर गन ले जाते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, आगे मत बढ़ना, वरना इसकी जान से ये हाथ धो बैठेगी, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। ऋषभ भी ये देखकर डर गया था। देखो, उसे छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम दोनों सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, पुलिस वाला रिवॉल्वर गुंडे की ओर करते हुए बोला। मैंने बोला ना, आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस लड़की को यहीं से धक्का दे दूंगा, उस गंजे आदमी ने कहा। लेकिन पुलिस वाला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। सभी लोगों की नजरें जानवी के माथे पर मौजूद गन पर ही टिकी हुई थी। तभी अचानक से बिजली चली गई और जानवी का पैर हल्के से पीछे की तरफ फिसल गया, और ठीक उसी वक्त कुछ कदमों की आहट हुई और एक फायरिंग हो गई, और उसी के साथ जानवी की चीख गूंज गई। क्या ये जानवी और ऋषभ की आखिरी मुलाकात थी? क्या जानवी की सांसें इस गोली के साथ ही खत्म हो जाएंगी? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। जैसे ही बंदूक से फायरिंग हुई, जोर से एक चीख की आवाज सुनाई दी। इस चीख को सुनकर कुछ पलों के लिए ऋषभ की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जानवी को खो दिया। तभी अचानक से ऋषभ को जानवी की आवाज सुनाई दी। ऋषभ, ऋषभ, प्लीज मुझे बचा लो ऋषभ। जानवी की आवाज सुनते ही जैसे ऋषभ की जान में जान आई, और वो दौड़कर जानवी के पास गया तो उसने देखा कि एक गुंडा वहां खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहीं जानवी सिर्फ एक खंभे के सहारे टेरेस से नीचे की ओर लटकी हुई थी। ये देखकर ऋषभ घबरा गया और उसने जानवी को हिम्मत बंधाते हुए कहा, जानवी, तुम घबराना मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, ये लो मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आने की कोशिश करो जानवी। ऋषभ ने अपने हाथ का सहारा देते हुए जानवी को ऊपर की ओर खींचा और कसकर उसे अपने गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना जानवी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बताओ मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता जानवी? तुमने सोचा है कभी? ये कहते कहते ऋषभ अचानक से खामोश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि जानवी की इस हालत के लिए कहीं मैं ही तो जिम्मेदार नहीं? अगर मैंने जानवी को छोड़ा ना होता तो जानवी को कहीं काम करने की जरूरत ही ना पड़ती, और अगर जानवी कहीं काम ही ना करती तो उसकी किडनैपिंग भी नहीं होती।
वहीं दूसरी तरफ जानवी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही ऋषभ है जिसने उसे छोड़ दिया और डिवोर्स देना चाहता है। जानवी के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। एक तरफ जहां वो उसके लिए ऋषभ को इतना फिक्रमंद और परेशान देखकर हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषभ उस तक पहुंचा कैसे। जानवी मन ही मन सोच रही थी कि तभी उसकी नजरें अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर पड़ी और उसे वो दिन याद आने लगा जब ऋषभ ने उसे वो घड़ी उसके बर्थडे में गिफ्ट के तौर पर दी थी और उससे मुस्कुराते हुए कहा था, जानवी को जब जब ऋषभ की जरूरत होगी, ऋषभ चाहे कहीं भी हो, वो जानवी का पता लगा के उस तक पहुंच ही जाएगा। वाकई में ऋषभ ने जानवी को उसके बर्थडे में कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि एक जीपीएस ट्रैकिंग वॉच गिफ्ट की थी। जानवी अपनी घड़ी को हाथ से छूकर मुस्कुरा रही होती है कि तभी ऋषभ ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे कहीं भी रहोगी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। खैर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाकी इन गुंडों को तो अब पुलिस देख लेगी। फिसलने की वजह से जानवी के पैर में मोच आ गई थी, जिससे वो चल भी नहीं पा रही थी। जानवी ने आगे जैसे ही चलने की कोशिश की, वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गई। जानवी प्लीज जरा संभल कर, बड़े केयर के साथ ऋषभ ने कहा और फिर अगले ही पल ऋषभ ने उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए अपनी गोद में उठा लिया। तब ऋषभ और जानवी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया हो। एक तरफ जहां आज जानवी ऋषभ की आंखों में एक अलग ही ऋषभ को देख रही थी, वहीं ऋषभ भी जानवी की आंखों में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। उसे अपने दिल में जानवी के लिए एक अलग तरह का एहसास महसूस हो रहा था। ऋषभ खुद भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जानवी के लिए उसके दिल में फीलिंग्स क्यों जाग रही थी, जबकि वो तो माया से बेइंतहा प्यार करता था। ऋषभ जानवी को कार में बिठाकर घर की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक से ऋषभ के फोन पर माया का कॉल आया। जानवी की नजरें तब ऋषभ के मोबाइल पर फ्लैश हो रहे माया के नाम पर पड़ी और उसे मन ही मन बुरा लगने लगा और वो सोचने लगी, इस वक्त भी ऋषभ को मेरी नहीं बल्कि माया की पड़ी है। तभी ऋषभ ने जानवी की ओर देखा और माया का कॉल कट कर दिया। माया लगातार कॉल किए जा रही थी। जानवी ये देख रही थी कि ऋषभ बार बार माया का कॉल अवॉइड कर रहे हैं। उसने ऋषभ से टोकते हुए कहा, अगर तुम मेरी वजह से माया से बात नहीं कर पा रहे तो मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो जानवी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कॉल, कहीं तुम्हें बुरा। ऋषभ ने थोड़ी दबी हुई आवाज में झिझकते हुए जानवी से कहा, बुरा? किस बात का बुरा? जब तुम मुझे पहले ही छोड़ने का फैसला कर चुके हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे बात कर रहे हो और किससे नहीं। जानवी ने थोड़ा भारी आवाज में अपनी भौहें चढ़ाते हुए ऋषभ से कहा, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ऋषभ ने चौंकते हुए जानवी से कहा, मैंने कहा ना नहीं। जानवी ने ऋषभ से गुस्से में कहा। तभी दोबारा से सामने से माया का कॉल आया और ऋषभ ने कॉल उठाते ही फोन पर कहा, हेलो माया। इससे पहले कि ऋषभ आगे कुछ बोल पाता, सामने से माया ने बोलना शुरू कर दिया, ऋषभ कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? तुम ठीक तो हो ना बेबी? माया ने ऋषभ से फोन पर क्यूरियस होकर पूछा। हाँ माया, मैं ठीक हूँ, बस जानवी को थोड़ा चोट आई है, मैं अभी उसके साथ ही हूँ। ऋषभ ने तिरछी नजरों से जानवी के चेहरे को देखते हुए माया से कहा, ठीक है बेबी, अपना खास ख्याल रखना और जानवी का ध्यान रखना। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि जानवी को कुछ ना हो और वो जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ ऋषभ, ओके? ये कहते हुए माया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जहाँ एक तरफ माया की बातें सुनकर जानवी के गुस्से का पारा 7वें आसमान को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ जानवी ठीक है और सेफ है, ये सुनकर माया अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला उठी थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर जानवी के साथ कुछ बहुत बुरा होता तो। माया का कॉल करते ही जानवी ने गुस्से से ऋषभ से कहा, ऋषभ, मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दो। अरे पर दादी को मैं क्या जवाब दूंगा जानवी? तुम्हें तो पता है ना दादी की हालत के बारे में। ऋषभ ने थोड़ा चौंकते हुए जानवी से कहा, बस ऋषभ, मुझे अब और इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। तुम्हारी आने वाली फ्यूचर माया है, ये बात दादी को भी समझनी होगी। पति पत्नी होने का झूठा दिखावा करने में अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जानवी ने गुस्से में ऋषभ से कहा। जानवी की बातों का ऋषभ के पास जैसे कोई जवाब ही ना था, पर कहीं ना कहीं ऋषभ के मन में ना चाहते हुए भी ये ख्याल आ रहा था कि जानवी का ऐसे अचानक बदलने का कारण, उसके प्रति बेरुखेपन का कारण कहीं राहुल तो नहीं था।
ऋषभ ने गुस्से में गाड़ी को जानवी के घर की तरफ घुमाया और कार को फुल स्पीड के साथ ड्राइव करने लगा। तेज रफ्तार के साथ कार रुकने की आवाज सुनकर जानवी की मां भागते हुए घर के बाहर आई और उन्होंने देखा कि ऋषभ जानवी को अपने कंधे का सहारा देते हुए उसे लेकर आ रहा है। तभी जानवी की मां ने आकर जानवी को तुरंत अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, जानवी तू कहाँ चली गई थी बेटा? ऐसे बिना अपनी माँ को बताए कोई कहीं जाता है क्या? तुझे पता है तेरे बिना तेरी माँ का रो रो कर क्या हाल हो गया था? माँ प्लीज चुप हो जाइए, देखिए मैं अब आ गई हूँ ना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, जानवी ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा। वहीं ऋषभ ने जानवी की माँ सुमित्रा को सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया। ऋषभ बेटा मैं बता नहीं सकती, तुमने आज मेरी जानवी की जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा और जानवी का रिश्ता किस मोड़ से गुजर रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम दोनों के बीच सब सही हो जाएगा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, साथ रखे। जानवी की माँ ऋषभ से ये कह ही रही थी कि तभी जानवी ने उन्हें टोकते हुए कहा, माँ मुझे अंदर ले चलिए प्लीज, बहुत थक गई हूं मैं। जानवी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और अपनी माँ का हाथ थामकर बिना ऋषभ से कुछ कहे ही अंदर चली गई और ऋषभ वहीं दरवाजे पर अकेला खड़ा रह गया। ऋषभ जानवी की बातों से और उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत हर्ट हो रहा था, क्योंकि पिछले 3 सालों में जानवी ने कभी ऋषभ के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जानवी की बातों से आखिर इतना अफेक्ट क्यों हो रहा था। प्यार जब वो माया से करता है तो जानवी के लिए उसकी ये कैसी फीलिंग्स थी। ऋषभ ये सोचते हुए गुस्से में फुल स्पीड के साथ अपनी कार ड्राइव करके अपने घर की ओर लौट गया और घर पहुंचकर रूम में जाकर बेड पर लेट गया। पर ऋषभ इतना परेशान और हैरान था कि उसके दिलो दिमाग में चल रही जानवी और माया की बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी ऋषभ ने गुस्से में अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी ड्राइवर को कॉल किया और गुस्से से भरी आवाज में कहा, कमल तुरंत गाड़ी बाहर निकालो, मुझे कहीं जाना है अभी। जी साहब, बस मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ साहब, ड्राइवर ने थोड़ा घबराते हुए ऋषभ से कहा। ऋषभ कार में बैठा और ड्राइवर से बोला, कार एंजल्स बार की तरफ ले चलो। साहब आप ठीक तो है ना? इतनी रात में एंजल्स बार? ड्राइवर ने थोड़ा झिझकते हुए दबी आवाज में ऋषभ से पूछा। तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, ऋषभ ने थोड़ी ऊंची आवाज में ड्राइवर से कहा। ऋषभ अगले कुछ देर में बार पहुंचता है, जहां बार के अंदर एक तरफ बार गर्ल्स डांस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग बार में अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। ऋषभ अपने डैशिंग स्टाइल में बार के अंदर एंटर हुआ और उसने बार टेंडर से कहा, 1 कॉकटेल प्लीज। ऋषभ के दिमाग में लगातार जानवी और माया को लेकर कसमकश चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे जानवी की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसने तो खुद ही जानवी को उससे दूर किया था, पर अब जब वो साथ नहीं है तो उसकी आंखें आखिर क्यों जानवी को हर जगह तलाशती थी। ये सब बातें ऋषभ के कानों में गूंज रही थी और वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। बार गर्ल्स भी ऋषभ के इर्द गिर्द घूम रही थी और उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बार टेंडर ऋषभ को आवाज लगाए जा रहा था, सर आप बहुत ड्रिंक कर चुके हैं सर, आपको घर जाना चाहिए अब। ऋषभ ने इस कदर ड्रिंक कर ली थी कि उसे ठीक से कुछ भी ना सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था। तभी टेबल पर रखे ऋषभ के फोन पर उसके ड्राइवर का कॉल फ्लैश हुआ। बार टेंडर ने कॉल रिसीव करके ड्राइवर से कहा, आप आकर इन्हें यहाँ से ले जाइए, ये जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। ये सुनते ही ड्राइवर तुरंत बार के अंदर आया और ऋषभ को संभालते हुए कहा, साहब आप ठीक तो है ना साहब, संभालिए खुद को साहब। ऋषभ शराब की नशे में अपने होश खो बैठा था। वो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ड्राइवर ऋषभ को संभालते हुए बार से बाहर ले गया और कार में बैठाकर घर की ओर निकल गया। कुछ ही देर में जैसे ही ऋषभ की कार घर के सामने रुकी, ऋषभ ने अपना सीट बेल्ट खोला और कार का डोर ओपन करके बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए अचानक से जमीन पर गिर गया। ड्राइवर ने तुरंत आकर ऋषभ को संभाला और एक कॉल लगाया, हेलो, ऋषभ बाबा ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए प्लीज। आखिर ड्राइवर ने किसे फोन करके आने को कहा था? क्या वाकई में माया ऋषभ की जिंदगी में वापस आ जाएगी? क्या ऋषभ वाकई में जानवी को लेकर कुछ अलग फील करने लगा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
ड्राइवर कॉल पर जानवी से कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ड्राइवर ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए माया उसकी तरफ आ रही थी। ड्राइवर ऐसे अचानक माया को देखकर हड़बड़ा गया और उसने झट से जानवी का कॉल बीच में ही काट दिया और माया से चौंकते हुए पूछा, मैडम आप? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और के आने का इंतजार कर रहे थे क्या? माया ने ड्राइवर से क्यूरियस होकर पूछा। नहीं तो मैडम ये ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। अच्छा अब मैं चलता हूँ। माया से ये कहते हुए ड्राइवर पसीना पसीना हो रहा था। माया को देखकर उसके चेहरे की तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई थी। ड्राइवर के माथे से टपकते हुए पसीने और चेहरे की घबराहट देखकर माया ये समझ तो गई थी कोई तो बात है जो ये ड्राइवर उससे छिपा रहा है। अरे कमल जी, आप तो मुझे सालों से जानते हैं ना, तो फिर मुझसे ऐसे डर क्यों रहे? कम से कम मुझे ये तो बताते जाइए कि अभी अभी आप फोन पर किसे आने के लिए कह रहे थे? माया ने थोड़ा टॉन्ट मारते हुए ड्राइवर से कहा। वो मैडम जानवी मैडम को। ड्राइवर ने अपनी लड़खड़ाती हुई घबराई आवाज में माया से कहा। अच्छा, तो जानवी मैडम भी यहाँ आ रही हैं। वेल, अच्छा ही है, इसी बहाने मेरी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। माया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए चालाकी भरे अंदाज में ड्राइवर से कहा। ड्राइवर के मुंह से घबराहट में गलती से जानवी का नाम निकल गया था और वो मन ही मन सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इनके सामने जानवी मैडम का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब ये पता नहीं कौन सा नया ड्रामा करने वाली है। ड्राइवर ये मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी माया ने गुस्से में उससे कहा, अब तुम खड़े खड़े यहाँ देखते ही रहोगे या ऋषभ को संभालने में मेरी मदद भी करोगे? तुम्हारे सांप तुम्हारे सामने ऐसे जमीन पर पड़े हुए हैं और तुम्हें खुद से ही फुर्सत नहीं। ये सुनकर ड्राइवर ने तुरंत ऋषभ के पास जाकर उसे उठाया और उसे संभालते हुए उसके रूम तक ले गया। वहीं माया भी ऋषभ के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई और उसने ड्राइवर से कहा, ऋषभ को मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ और जाकर ऋषभ के लिए नींबू पानी ले आओ। ठीक है मैडम। ये कहते हुए ड्राइवर नीचे चला जाता है। यहाँ नशे की हालत में धुत ऋषभ अपने होशो हवास खोए सोफे पर बेसुध होकर पड़ा हुआ था और बार बार मुंह से जानवी जानवी बोले जा रहा था। माया ऋषभ के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया। जानवी, ऋषभ ने नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। ऋषभ के मुंह से बार बार जानवी का नाम सुनकर माया गुस्से से तिलमिला उठी, पर जैसे तैसे उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ, जानवी नहीं माया, तुम्हारी माया ऋषभ। माया ने प्यार भरी नजरों के साथ ऋषभ से कहा। ऋषभ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और माया की तरफ देखकर लड़खड़ाई हुई आवाज में कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो माया? ऋषभ ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि उसे माया का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा था, साथ ही वो साफ साफ अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था। ऋषभ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आ गई और मुझे तुमसे मिलने के लिए दिन और रात की फिक्र नहीं होती। माया ने ऋषभ से कहा। तुम चली जाओ यहाँ से, सुना तुमने? ऋषभ ने टेबल पर मौजूद अपनी शराब की बोतल उठाई और एक घूंट लगाते हुए माया से कहा। ऋषभ की गुस्से भरी आवाज सुनकर माया रोने का दिखावा करने लगी। तभी ऋषभ ने माया से कहा, प्लीज चुप हो जाओ माया, सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे चिल्लाकर बात की। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि तुम्हारा इस वक्त यहाँ आना सही नहीं है। देखो माया, मेरा जानवी से अभी तलाक नहीं हुआ है और शायद अभी हो भी ना। दादी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती और ऐसे में उन्हें मेरे और जानवी के तलाक के बारे में पता चला तो वो शायद ये सह नहीं पाए, और अगर दादी को मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं
खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माया। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को माया। माया ऋषभ की बातें सुनकर शॉक्ड हो गई, पर अपने चेहरे पर गुस्से को छिपाते हुए, जानवी के प्रति अपनी नफरत के घूंट पीते हुए उसने इमोशनल होकर ऋषभ से कहा, ऋषभ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं तुमसे पहले किया करती थी। मेरे लिए तुम और तुम्हारा प्यार मायने रखता है, और तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऋषभ। ऋषभ खामोशी के साथ माया की आंखों में देख रहा था, पर माया को लेकर वो फीलिंग महसूस नहीं कर पा रहा था जो कई साल पहले उसे महसूस हुआ करती थी। और ये फीलिंग्स जो कभी उसे माया के लिए हुआ करती थी, वो फीलिंग्स अब उसे जानवी के लिए क्यों फील हो रही थी, ये बात उसे भी खुद समझ नहीं आ रही थी। माया ऋषभ की खामोशी को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ को इस तरह से खामोश देखकर माया ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो माया, ऋषभ ने माया से कहा। ऋषभ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शायद आज तक मुझे माफ नहीं कर पाए हो। 3 साल पहले मेरा तुम्हें छोड़कर जाना, तुम शायद आज तक उस बात को भुला नहीं पाए हो। ऐसी बात नहीं है माया, ऋषभ ने माया से कहा। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है ऋषभ, बताओ मुझे, आई नीड टू नो। माया ने क्यूरियस होकर ऋषभ से पूछा। माया, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, ऋषभ ने माया से नजरें फेरते हुए कहा। जवाब है ऋषभ, जवाब है, मेरे पास है। 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था मैं सब बताती हूं तुम्हें। 3 साल पहले जो भी हुआ था उसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है ऋषभ। तुम तो अपनी माया को जानते हो ना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माया तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है? मेरी आंखों में देखो ऋषभ, क्या तुम्हें इन आंखों में तुम्हें कहीं भी झूठ या फरेब दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी वही माया नजर नहीं आती जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे ऋषभ? मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो प्लीज ऋषभ, प्लीज। ऋषभ इस वक्त माया की बातों को सुनकर हैरान था और उससे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। वही माया अपनी बात कहती जा रही थी। 3 साल पहले की सिचुएशन मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी ऋषभ। मेरी माँ के कहने पर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। मुझे तो ये बाद में पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ऋषभ। मैं तुमसे मिलने, तुमसे बात करने के लिए बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई ऋषभ, पर किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। मेरी माँ ने मेरे पीछे 2 बॉडीगार्ड लगा रखे थे जो हर वक्त मुझ पर नजर गड़ाए रहते थे। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मेरी हर एक हरकत पर उनकी पैनी नजर रहती थी ऋषभ। और वो मेरी माँ को मेरी पल पल की खबर देते थे। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? मुझे पता है ऋषभ, तुम भी कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए तुम्हें अपनी माया पर यकीन करना होगा ऋषभ। ऋषभ बस खामोशी से माया की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो माया से क्या बोले, और बोले भी तो क्या। ऋषभ की खामोशी माया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ऋषभ को अपने प्यार के जाल में दोबारा फंसाने की उसकी हर कोशिश जैसे एक एक कर नाकामयाब होती जा रही थी। तुम खामोश क्यों हो ऋषभ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषभ, बल्कि इन 3 सालों में मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है ऋषभ। मैं इतने समय तक भले ही तुमसे दूर थी, पर मेरे मन, मेरे दिल में हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता था। तुमसे मिलने की तड़प थी, तुम्हारी बाहों में आने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए मैं इतने सालों से तरस रही थी ऋषभ। ये कहते हुए माया ऋषभ के बहुत करीब जाने लगी। प्लीज मुझे अपनी बाहों में भर लो ऋषभ, मैं तरस गई हूँ ऋषभ तुम्हारी इन बाहों में आने के लिए। मुझे अपना बना लो ऋषभ, मुझे खुद में संभालो। माया प्लीज दूर हटो मुझसे, ऋषभ ने माया को अपनी बाहों से दूर झटकते हुए गुस्से में कहा। नशे की हालत में धुत ऋषभ लड़खड़ाते हुए सोफे से उठा और अपना मुंह धुलने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। माया भी ऋषभ के पीछे पीछे वॉशरूम में चली गई
और उसने प्यार भरी नजरों से ऋषभ की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ऋषभ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से प्लीज अभी बाहर जाओ माया, ऋषभ ने माया से कहा। ऋषभ के बार बार माया को दूर करने पर भी माया ऋषभ की ओर भी ज्यादा करीब होती जा रही थी। उसने ऋषभ की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, ऋषभ, आज भी तुम्हारी बाहों में मुझे वही खुशबू महसूस हो रही है जिससे मैं बदहोश हो जाती थी। ऋषभ, मुझसे अब और तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा ऋषभ। ये कहते हुए माया ने शावर को धीरे से चालू कर दिया, जिसमें दोनों का बदन हल्के हल्के शावर के पानी में भीग रहा था। तभी अचानक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कदमों की आहट सुनकर माया ये समझ गई थी कि कोई आ रहा है, और ये कौन है ये बात भी वो अच्छे से जानती थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए पैर फिसलने का नाटक किया, और जैसे ही वो फिसलने वाली थी ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, और जैसे ही जानवी रूम के अंदर पहुंची उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। अपनी आंखों के सामने इस तरह माया को ऋषभ की बाहों में इतने करीब देखकर जानवी की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई, और वो अपने आंसू छिपाते हुए अपना सिर नीचे झुकाकर वहां से चली गई। ऋषभ ने तुरंत माया को खुद से दूर झटका और जानवी को रोकने लगा। जानवी, रुको! जानवी, मेरी बात तो सुनो! यहाँ माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जो आज करना चाहती थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। मैं भी तो जरा देखूं जानवी कि मेरे होते हुए तुम मेरे ऋषभ को कैसे हासिल कर लेती हो, क्योंकि मैं वो बला हूँ जो एक बार जो ठान लेती है उसे हासिल करके ही रहती है। और फिर ये तो मेरा ऋषभ है, इसे तो मैं तुमसे भी पहले से जानती हूँ, और ये हर हालत में मेरा होकर ही रहेगा जानवी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। माया हंसते हुए ये सब कुछ अपने आप से बड़बड़ा रही थी। वहीं जानवी तब अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से पैर पटकते हुए धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तो वाकई में ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा था। उसकी जिंदगी में जैसे माया नाम का ग्रहण लग गया था। तो क्या वाकई में माया ऋषभ को वापस से हासिल कर लेगी? क्या जानवी और ऋषभ के बीच की ये गलतफहमियां कभी दूर नहीं होंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कभी जिसकी वजह से ऋषभ को ये समझ में आएगा कि उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जानवी है, माया नहीं। ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर इस कहानी के आने वाले नए एपिसोड। ऋषभ इस हालत में जानवी के पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत अपने ड्राइवर कमल को कॉल लगाया और उसे जानवी को घर छोड़ने के लिए कहा। जानवी रोते और भागते हुए जैसे ही घर से बाहर निकली, ऋषभ के ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, जानवी मैडम रुकिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात में आप अकेले कैसे जाएंगे मैडम? साहब ने मुझे आपको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी दी है मैडम। मैं चाहे जैसे भी जाऊं, तुम्हें और तुम्हारे साहब को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ ये सब देखने के लिए फोन किया था ना? खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। ये सब तुम्हारे ऋषभ साहब ने ही तुमसे करने के लिए बोला होगा, सब जानती हूँ मैं। जानवी ने नफरत का घूंट भरते हुए ड्राइवर कमल से कहा, मैडम आप साहब को गलत समझ रही हैं। साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आप प्लीज मेरी बात मान जाइए मैडम, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज। ड्राइवर के इतनी बार कहने पर जानवी कार में बैठकर अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ जानवी के जाने के बाद ऋषभ ने माया से गुस्से में पूछा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना माया? माया ने अपनी भौहें चढ़ा ली और झूठे आंसू बहाते हुए ऋषभ से कहा, मुझे नहीं पता था कि जानवी यहाँ ऐसे अचानक से आ जाएगी ऋषभ। मेरा पैर फिसल गया था और मैं गलती से तुम पर गिर गई। मैं भले ही शराब के नशे में था माया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं। ऋषभ ने माया से गुस्से में भारी आवाज में कहा, ये मेरी गलती है ऋषभ, मैं अभी जानवी को समझाऊंगी। ये कहते हुए माया ने अपने फोन पर जानवी का नंबर डायल किया
और जैसे ही माया कॉल लगाने वाली थी, ऋषभ ने झट से माया का फोन लेते हुए उससे कहा, जानवी पहले ही मेरे कारण कितना कुछ सह रही है। मैं उसे और तकलीफ और दुख नहीं देना चाहता। अभी जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं, मुझे ये सब अभी नहीं जानना माया। मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ जानवी की चिंता हो रही है। ना ही तुम इस वक्त यहाँ आती और ना ही क्या ऋषभ, क्या तुम्हें अब अपनी माया पर जरा भी भरोसा नहीं रहा? माया इससे आगे ऋषभ से कुछ कह पाती, ऋषभ ने बीच में ही माया को टोकते हुए कहा, देखो माया, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। ऋषभ ने थोड़ी ऊंची आवाज में माया से कहा, ठीक है ऋषभ, तुम कहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर प्लीज मुझ पर यकीन करना कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया ऋषभ। जो भी हुआ कोइंसिडेंटली हुआ। धीमी आवाज में ऋषभ से ये कहते हुए माया वहां से चली गई। यहाँ कार में बैठे हुए जानवी की आंखों में ऋषभ और माया का वो सीन बार बार नजरों के सामने झूल रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ड्राइवर कमल कार के साइड मिरर से जानवी को रोते हुए देख रहा था। जानवी ने घर पहुंचकर डोरबेल बजाई और जैसे ही उसकी माँ ने डोर ओपन किया, जानवी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी माँ ने घबराते हुए जानवी से पूछा, जानवी क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? जानवी जानवी बिना कुछ सुने बिना कुछ कहे भागकर अपने रूम की ओर चली गई और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। जानवी की माँ उसके पीछे पीछे गई और डोर नॉक करते हुए जानवी को आवाज लगाई, जानवी बेटा बता तो सही क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है बेटा? जानवी दरवाजा खोल तो बेटा, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी क्या हुआ है? जानवी, माँ मुझे अभी किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जानवी ने अपने रूम से रोते हुए अपनी माँ सुमित्रा से कहा। जानवी अपने रूम में बिस्तर पर लेटी लेटी बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों में ना नींद थी और ना ही दिल में सुकून, और ऐसे ही पूरी रात कट गई। अगले दिन सुबह सुबह घर के बाहर कोई जोर जोर से डोरबेल बजाए जा रहा था। काफी देर तक डोर ओपन ना होने पर जानवी अपने रूम से निकली और जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो देखा कि व्हाइट कोट और व्हाइट पैंट पहने हुए, सिर पर ब्लैक हैट लगाए ऋषभ का ड्राइवर कमल उसके सामने खड़ा नजर आया। जानवी ड्राइवर कमल को देखकर चौंक गई। गुड मॉर्निंग मैडम, साहब ने मुझे आपके पास यहाँ भेजा है, ड्राइवर ने जानवी से कहा। ऋषभ ने? क्यों, अभी कुछ और भी बाकी रह गया है क्या कहने और सुनने को? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती अब उनकी तरफ से, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, जानवी ने ड्राइवर से गुस्से में कहा। मैडम प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ वो तो जान लीजिए। सॉरी मैडम, पर जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेंगी मैं तब तक यहाँ से नहीं जा सकता। ड्राइवर ने अपना सिर नीचे झुकाकर जानवी से कहा। ठीक है, जो बाकी रह गया है वो भी सुना ही दीजिए, बताइए क्या बात है? जानवी ने गुस्से में ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने अपनी जेब से एक गोल्डन कार्ड निकालकर जानवी को देते हुए कहा, मैडम ये रख लीजिए आप, कार्ड के पीछे कोड लिखा हुआ है मैडम। क्या? मैं समझी नहीं। जानवी ने चौंकते हुए ड्राइवर से कहा। मैडम ये साहब का क्रेडिट कार्ड है, साहब ने आपके लिए भेजा है, ड्राइवर ने जानवी से कहा। जानवी ने ताली बजाते हुए ड्राइवर से कहा। वाह क्या बात है, ऋषभ न जाने मुझे अपने और कौन कौन से रंग दिखाने वाले हैं। पहले खुद ही दर्द देंगे और दवा के तौर पर मेरे दिल मेरे मन पर दिए जख्मों पर पैसों का मलहम लगा रहे हैं। ये कार्ड देकर, अपने पैसों का रौब दिखाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं कि इससे मेरे दिल पर दिए जख्म भर जाएंगे और उनसे बड़ा दयावान कोई है ही नहीं। जानवी ने गुस्से में कार्ड ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। ड्राइवर ने सिर झुकाते हुए जानवी से कहा, मैडम छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है आप दोनों के बीच। मैं सालों से साहब के यहाँ काम कर रहा हूँ, साहब ऐसे नहीं है मैडम जैसा आप उन्हें समझ रही हैं। जानवी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए शांत भाव से ड्राइवर से कहा, आप प्लीज ये क्रेडिट कार्ड ऋषभ को जाकर वापस दे दीजिए और उनसे कहना कि अगर उन्होंने जानवी को छोड़ा है ना तो जानवी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना भविष्य खुद संवार सकती है। प्लीज
आप इसे वापस ले जाइए मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दूं और आपको बुरा लग जाए और आपके सांप को भी। आप यहां से चले जाइए। ड्राइवर अपना सिर झुकाते हुए उदास होकर वहां से चला जाता है। जानवी जैसे ही वापस अंदर की तरफ आती है, जानवी की मां सुमित्रा ने उसे रोकते हुए पूछा, कौन था जानवी? तुम किससे इस तरह गुस्से में चिल्लाकर बात कर रही थी? और कल रात तुम्हें क्या हुआ था बेटा? कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है जानवी? जानवी अपनी माँ को एक एक करके सारी बातें बताती है। जानवी की बातें सुनकर सुमित्रा चौंक गई और उसने जानवी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों के बीच ये चल क्या रहा है। जानवी, ये भी तो हो सकता है तुम ऋषभ को गलत समझ रही हो, शायद वो तुम्हारी मदद करना चाहता हो। तभी जानवी ने अपनी माँ सुमित्रा को टोकते हुए कहा, माँ, मुझे इस बारे में अब और कोई भी बात नहीं करनी है। इससे पहले मेरा मूड और भी खराब हो जाए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जानवी अपने कमरे में वापस आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे और सूजी हुई लाल आंखें जिनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। जानवी से अपनी हालत देखी नहीं जा रही थी, पर उसने खुद को संभालते हुए आईने में देखकर खुद से कहा, ऋषभ क्या समझता है मुझे? उसे लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, किसी की फीलिंग्स, किसी के जज्बात भी। अगर उसे ऐसा लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो आज दुनिया में अमीरों के पास सबसे ज्यादा खुशियां होती। पर मैंने देखा है कि जो जितना अमीर होता है दुनिया में, उनके रिश्ते उतने ही छोटे और कच्चे होते हैं। खुद से ये कहते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाई, मेरा घर, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। जब से माया हमारे बीच आई है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद से ही सवाल, खुद के ही जवाब। जानवी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, पर अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए खुद को हिम्मत बंधाई और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर खुद को मिरर में देखते हुए कहा, बस जानवी, बस, अब बहुत हुआ रोना धोना। अब तू भी ऋषभ को बता दे कि तू कोई कमजोर, बेबस और लाचार लड़की नहीं है, बल्कि तू एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। कल रात और अब तक जो भी तेरे साथ हुआ वो सब भूल जा जानवी, और अब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए मुस्कुराना सीख ले, खुद के लिए जीना सीख ले। यू आर अ ब्रेव गर्ल जानवी एंड यू कैन डू इट। खुद से ये वादा कर जानवी तैयार होती है और एक नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत करने के लिए अपने पेंटिंग स्टोर के लिए निकल गई। गुड मॉर्निंग मिस जानवी, मिस जानवी, मिस जानवी। पेंटिंग स्टोर के मैनेजर मिस्टर मोहित ने जानवी से कहा। जानवी अपने ख्यालों में ही खोई हुई स्टोर के अंदर धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मोहित उसके सामने खड़ा हुआ है और उससे बात कर रहा है। ओह सॉरी मोहित सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ कह रहे थे आप मुझसे? जानवी ने अचानक अपने होश संभालते हुए मोहित से कहा। वेल, कह तो रहा था, पर शायद आप किसी गहरे ख्याल में खोई हुई थी। सब ठीक तो है ना मिस जानवी? आज आप कुछ परेशान परेशान सी नजर आ रही हैं। मोहित ने जानवी से पूछा। जी सर, सब ठीक है। वो बस कल रात थोड़ा अच्छे से सो नहीं पाई, इसीलिए बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ। जानवी ने मोहित से कहा। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं तो आज आप सिक लीव ले सकती हैं और घर जाकर आराम करिए, मोहित ने जानवी से कहा। नो सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। ठीक है सर, अब मैं अपने केबिन में जाती हूँ, काफी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये कहते हुए जानवी मोहित से अपनी नजरें चुराकर वहां से चली गई। यहाँ ऋषभ का सिर कल रात ड्रिंक करने की वजह से फटा जा रहा था, पर जानवी का ख्याल बार बार उसे सताया जा रहा था। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत जानवी को कॉल करने लगा। ऋषभ बार बार जानवी को कॉल लगाया जा रहा था, पर वहां जानवी ऋषभ के कॉल को हर बार अवॉइड किए जा रही थी। ऋषभ के लगातार कॉल आने पर जानवी ने गुस्से में ऋषभ का कॉल उठाया और कहा, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है ऋषभ। जानवी मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुमसे मिलना है जानवी। ऋषभ ने जानवी से कहा। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ, मैं अपने कलीग के साथ बाहर लंच करने आई हूँ।
जानवी ने थोड़ा गुस्से में पर दबी हुई आवाज में ऋषभ से कहा, लंच करने बाहर? क्यों? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? ऋषभ ने क्यूरियस होकर जानवी से पूछा। ऋषभ, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। ये कहते हुए जानवी ने ऋषभ का कॉल कट कर दिया। जानवी का कॉल डिस्कनेक्ट होते ही ऋषभ के मन में कई सवाल चलने लगे। आखिर जानवी किसके साथ लंच करने गई है? उसने मेरा फोन ऐसे बीच में ही अचानक से क्यों काट दिया? ऋषभ ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर अचानक से माया का कॉल आने लगा। हेलो ऋषभ, आई होप कि तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत हो गया होगा। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना ऋषभ? माया ने कॉल पर ऋषभ से कहा। बताओ क्या बात है माया, कॉल किस लिए किया था? ऋषभ ने माया से कहा। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था ऋषभ कि क्या हम लंच करने कहीं बाहर चल सकते हैं, वही तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पर तुम मुझे अक्सर ले जाया करते थे। इसी बहाने तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। माया ने ऋषभ से कहा। नहीं माया, मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, हम फिर कभी चलेंगे, ऋषभ ने माया से कहा। ऋषभ माया से फोन पर यह कह ही रहा था कि तभी उसे अचानक याद आया कि जानवी भी किसी के साथ लंच करने बाहर गई है। मुझे माया के साथ लंच के लिए हाँ कर देना चाहिए। इसी बहाने मैं शायद ये पता भी लगा लूं कि जानवी के साथ आखिर कौन है। ऋषभ ने कॉल पर अचानक से माया से कहा, माया तुम 2 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, हम लंच करने बाहर चल रहे हैं। ये कहकर ऋषभ ने माया का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ऋषभ के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा था कि उसे वहां जाना था जहां जानवी लंच करने के लिए अपनी कलीग्स के साथ गई हुई थी। तो क्या ऋषभ ये पता लगा पाएगा कि जानवी किसके साथ लंच करने के लिए गई हुई है? और क्या वाकई में ऋषभ जानवी को लेकर अपने दिल में कुछ फील करने लगा था? क्या माया ऋषभ और जानवी के बीच इसी तरह से गलतफहमियां क्रिएट करती रहेगी? क्या हुआ स्टोरी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।